हेलो फ्रेंड्स। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पीसीएस कल्चर पर स्वागत है। दोस्तों हम लोग जो है आज से एनसीईआरटी जो बुक आती है समान विज्ञान की अरिहंत की क्लास 6 से 12 की, उनको हम लोग जो आज से जो है प्रैक्टिस करेंगे। तो दोस्तों एनसीईआरटी का यह जो समान विज्ञान के जो बुक है क्लास 6 से 12, यह पिछले बीपीएससी एग्ज़ाम में लगभग जो है यहाँ से दोस्तों 20+ क्वेश्चन आया था और काफ़ी पतली बुक है। तो दोस्तों आज से हम लोग एनसीईआरटी समान विज्ञान का ही डिस्कशन शुरू करने वाले हैं, जिसमें कि केमिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे हम लोग दोस्तों, जो कि आगामी यूपीएससी स्टेट पीसीएस जो और अन्य प्रतियोगी परीक्षा जितने भी हैं सभी के लिए काफ़ी अत्यंत उपयोगी होगा। तो दोस्तों आप लोग थोड़ा पेशेंस बनाए रखिएगा, वीडियो थोड़ा लंबा भी हो सकता है। तो आप लोग जो है दोस्तों एक बार इसको शुरू से अंत तक देखिए ज़रूर, फिर अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। हम लोग जो है एक एक पॉइंट को डील करने का ट्राई करेंगे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं। पहला चैप्टर जो है दोस्तों केमिस्ट्री में परमाणु संरचना है। ठीक है दोस्तों, तो परमाणु संरचना से हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि सर्वप्रथम 400 ईसा पूर्व में, थोड़ा जूम कर लेते हैं दोस्तों, सर्वप्रथम 400 ईसा पूर्व में परमाणु के अस्तित्व को भारतीय महर्षि कनाद और ग्रीक के दार्शनिक जो है दर्शन शास्त्री जो है दोस्तों डेमोक्रिटस ने प्रस्तावित किया था। तो आपसे क्वेश्चन ये बन सकता है कि परमाणु के अस्तित्व के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया था। तो सर्वप्रथम जो है 400 ईसा पूर्व में, 400 बीसी में जो है महर्षि कनाद और जो है ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रिटस ने इसका जो है प्रस्तावित किया था इसको। उनके अनुसार ये कहना था दोस्तों कि जो एटम होता है, परमाणु होता है, वो मैटर का सबसे मूल संरचनात्मक भाग होता है। मूल संरचनात्मक भाग कहने का अर्थ है कि सबसे छोटा भाग है। अगर ये एटम है, टोटल मैटर है, तो मैटर का जो सबसे सूक्ष्मतम रूप होगा, छोटा रूप होगा, वही जो है मूल संरचनात्मक भाग कहलाता है। और पदार्थ के लगातार अगर इसको हम विभाजन कर देते हैं, छोटे छोटे टुकड़े में इसको अगर हम बांट देते हैं और काफ़ी इसको छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ने के बाद देखिएगा कि इसका एक सूक्ष्मतम रूप पाया जा सकता है, जो कि ये बिंदु के समान हो सकता है। उसी को हम लोग जो है एटम कहते हैं। ऐसा कहना था कनाद और डेमोक्रिटस का। तो उनके अनुसार परमाणु जो है या एटम जो है द्रव के मूल संरचनात्मक भाग होते हैं। द्रव यानी मैटर के, पदार्थ के मूल संरचनात्मक भाग होते हैं। पदार्थ के लगातार विभाजन के बाद जो है यह परमाणु प्राप्त होता है। यहाँ पे दोस्तों पदार्थ को हम लोग मैटर भी कह सकते हैं और परमाणु को एटम भी कह सकते हैं। ठीक है, और पदार्थ का ही छोटा रूप परमाणु होता है, जो कि इतना छोटा रूप होता है कि उसके बाद उसका विभाजन फिर से नहीं किया जा सकता। इसलिए लिखा है इसका विभाजन फिर से नहीं किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। परमाणु शब्द जो है ग्रीक भाषा के शब्द एटोमियो से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है न काटे जाने वाला, यानी जिसको हम लोग फिर से विभाजन नहीं कर सकते हैं, वही हो गया परमाणु। तो दोस्तों इतने में क्या इम्पोर्टेंट हुआ, इसमें इम्पोर्टेंट यही है कि जो 400 ईस्वी पूर्व में महर्षि कनाद और डेमोक्रिटस ने परमाणु के अस्तित्व के बारे में बताया, और उनका कहना था कि जो मैटर है, द्रव है, उसका सबसे सूक्ष्मतम रूप जो है वह एटम है, परमाणु है, और यह मूल संरचनात्मक भाग है। और इसके बाद जो है अगर द्रव का सबसे छोटा भाग परमाणु होता है, अगर उसको आप विभाजित करेंगे तो सबसे छोटा भाग परमाणु होता है, और उसके बाद उनका विभाजन फिर से नहीं किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं एग्ज़ाम में, जो कि बीपीएससी जो आगामी आएगा काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों करते हैं। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। तो डाल्टन साहब ने अपने परमाणु सिद्धांत में क्या कहा उसको हम लोग देखते हैं। वर्ष 1808 ईस्वी में जॉन डाल्टन ने द्रव का परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहते हैं। तो डाल्टन साहब ने कब अपना परमाणु सिद्धांत दिया, तो 1808 ईस्वी में। ये भी पूछा जा सकता है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार सभी द्रव जो है, जितने भी मैटर है, जितने भी द्रव है दोस्तों, चाहे वह तत्व हो, यौगिक हो या मिश्रण हो, सभी सूक्ष्म कणों से बने होते हैं, जिन्हें हम लोग परमाणु कहते हैं। जो कि ऊपर हम लोग अभी देख रहे थे कि सबसे सूक्ष्मतम रूप जो होता है कोई भी द्रव या मैटर का, वो एटम ही होता है, परमाणु होता है। तो यही कहना डाल्टन साहब का भी है, और ऊपर में भी यही कहना था कनाद ऋषि का भी।
और डाल्टन के सिद्धांत का विवेचना किया जाए तो इससे 3-4 पॉइंट निकल के आता है। तो इसमें दोस्तों एक टर्म आ गया है आपका तत्व, यौगिक और मिश्रण। तत्व यौगिक मिश्रण में क्या अंतर है, अगर कोई पूछ दे दोस्तों आपसे, तो तत्व यौगिक मिश्रण क्या है? पदार्थ जो है यहाँ बताया गया है कि मेटर जो है चाहे वह तत्व हो, यौगिक हो या मिश्रण हो। तो दोस्तों देख लेंगे, जैसे कि हाइड्रोजन का ये मान के चलिए एटम है, तो हाइड्रोजन का ये एटम जो है केवल हाइड्रोजन लेंगे तो यह हो गया तत्व। ओनली अगर हाइड्रोजन आप ले लेते हैं तो यह एक क्या है? तत्व है। अगर आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल ले रहे हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ले लिए हैं, यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन का 2 एटम है, ऑक्सीजन का 1 एटम है। तो H2O में, वाटर में हाइड्रोजन का 2 एटम है, ऑक्सीजन का 1 एटम है। तो यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे ये तत्व है जिसमें कि केवल एक एलिमेंट है हाइड्रोजन। अब एक से ज़्यादा एलिमेंट का उपयोग करके आप क्या बनाते हैं दोस्तों? यौगिक बनाते हैं, जिसको कि कंपाउंड कहते हैं। तो ये यौगिक हो गया कंपाउंड। तो कंपाउंड में क्या है, तत्व में था एक एलिमेंट, और यौगिक में हो गया आपका एक से ज़्यादा रहेगा और एक फिक्स अनुपात में रहेगा। जैसे हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन के 1 एटम है, तो इससे वाटर बन गया। और मिश्रण में क्या होता है दोस्तों कि एक से ज़्यादा तत्व के बने होंगे, लेकिन उसका जो अनुपात होता है वो फिक्स नहीं होता है, ठीक है? तो उसको हम लोग मिश्रण कहते हैं। तो यही अंतर है दोस्तों तत्व यौगिक मिश्रण में। तत्व जो होता है एक एलिमेंट का बना होता है, यौगिक जो होता है दोस्तों आपका एक से ज़्यादा एलिमेंट का बना होता है लेकिन एक फिक्स अनुपात में, और मिश्रण जो होता है एक से ज़्यादा यौगिक, एक से ज़्यादा तत्व का बना होगा लेकिन उसका अनुपात फिक्स नहीं होता है। तो यही अंतर है दोस्तों तत्व, यौगिक और मिश्रण में। अब चलते हैं दोस्तों, डाल्टन साहब ने अपने परमाणु सिद्धांत में क्या कहा। तो इन्होंने कहा कि सभी द्रव जो है यानी मेटर जो है परमाणुओं से बने होते हैं जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। जो भी इसका द्रव है दोस्तों, मेटर, तभी से इसी की बात कर रहे हैं, मेटर जो है परमाणु से बना होता है, यानी सबसे मेटर जो यानी द्रव का सबसे सूक्ष्मतम रूप परमाणु हो गया। और परमाणु जो है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट हो गया कि परमाणु जो है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। दूसरा पॉइंट है परमाणु जो है अविभाज्य होते हैं। तो अभी हम लोग ऊपर देखेंगे कि परमाणु या एटम जो है सबसे सूक्ष्मतम कण है, वह अविभाज्य है, उसके बाद उसको और छोटा नहीं किया जा सकता। कोई भी मैटर का सबसे सूक्ष्मतम रूप परमाणु है और उसको विभाज्य नहीं किया जा सकता है। इसी में लिखा है जो रासायनिक अभिक्रिया में न तो सृजित होते हैं ना ही उनका विनाश होता है। यानी यहाँ पे 2 पॉइंट हो गया कि द्रव जो है परमाणु से बना होता है और वह परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, और ये परमाणु जो है काफ़ी छोटे होते हैं और अविभाज्य होते हैं, और ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में न तो इनका सृजन होता है ना ही विनाश होता है। तो स्टेटमेंट बना के दे सकता है कि डाल्टन साहब के अनुसार क्या सत्य है क्या गलत है। थर्ड पॉइंट है इसमें दोस्तों, एक ही तत्व के सभी परमाणुओं के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। तो यहाँ पे समझना है दोस्तों, एक ही तत्व, अभी हम लोग तत्व की बात कर रहे थे, एक तत्व का मतलब दोस्तों एक एलिमेंट, चाहे हाइड्रोजन हो या ऑक्सीजन हो या नाइट्रोजन हो, कोई भी एलिमेंट ले लीजिए। अगर हम हाइड्रोजन लेते हैं तो ये एक तत्व हो गया, एक एलिमेंट हो गया, हाइड्रोजन है केवल इसमें। तो एक ही तत्व के सभी परमाणु, अब इसको अगर छोटे छोटे टुकड़े करेंगे हाइड्रोजन को, तो हाइड्रोजन का एक छोटा सा परमाणु होगा, ठीक है। तो ये जो हाइड्रोजन का एक छोटा सा परमाणु होगा, तो उसके बारे में ये बताया जा रहा है कि एक ही तत्व हाइड्रोजन के सभी परमाणु, जितने भी, अब इसको छोटे छोटे टुकड़े करेंगे तो जितने भी हाइड्रोजन के परमाणु होंगे उसके द्रव्यमान यानी वजन, जो इसका द्रव्यमान है दोस्तों, मास है, एवं रासायनिक गुणधर्म समान होंगे। मतलब जो सेम एलिमेंट का जो एटम होगा उसका द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म समान होगा। लेकिन अगर भिन्न भिन्न तत्व लेते हैं, अगर हम हाइड्रोजन ले लिए एक तत्व हम लोग नाइट्रोजन ले लिए, अगर इन दोनों का देखें, इन दोनों के अगर छोटे छोटे टुकड़े करेंगे तो इसका भी एक परमाणु होगा, एटम होगा, और इसका भी होगा। तो अब ये क्या है दोस्तों कि दो अलग अलग तत्व हैं, उनके सूक्ष्मतम कण हमने लिए हैं, परमाणु लिए हैं। तो ये हाइड्रोजन के परमाणु है, ये नाइट्रोजन के परमाणु है। इसके बारे में बताया जाए नेक्स्ट पॉइंट कि भिन्न भिन्न तत्व के परमाणुओं के जो है द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होंगे। यानी अलग अलग तत्व लेते हैं तो उनके परमाणु का भी रासायनिक गुणधर्म और द्रव्यमान भिन्न होगा। अगर हम तत्व सेम एक ही लेते हैं तो इसका जो है
जितने भी अलग अलग परमाणु लेंगे, हाइड्रोजन का है, हाइड्रोजन का है, तो इसके समान होंगे गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म भी समान होंगे और इसका जो है द्रव्यमान भी समान होगा। यही कह रहा है दोनों पॉइंट में। नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों, एक से अधिक तत्वों के परमाणुओं के निश्चित अनुपात में संयोजन से जो बनता है उसको यौगिक कहते हैं, कंपाउंड। तो ये तो हम लोग बात कर चुके हैं कि यौगिक क्या है। जब हम लोग दो एलिमेंट को, तभी H2O का एग्जांपल दिए थे कि जब दो या दो से अधिक एलिमेंट को एक निश्चित अनुपात में हम लोग मिलाते हैं या लेते हैं, कंसिडर करते हैं, तो एक नया फॉर्म बनता है जिसको कि यौगिक या कंपाउंड कहते हैं। ऑलरेडी पढ़ चुके हैं दोस्तों। तो एक से अधिक तत्व को मिलाइएगा किसमें, एक निश्चित अनुपात में, तब जाकर के यौगिक बनेगा। अगर निश्चित अनुपात में नहीं मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, तब मिश्रण बन जाएगा। ठीक है। इसके आगे लिखा है किसी भी यौगिक में परमाणुओं के सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होते हैं। तो ये था डाल्टन साहब का जो भी परमाणु सिद्धांत। तो एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं कि जो भी परमाणु है द्रव्य का सबसे सूक्ष्म रूप है और यह अविभाज्य है और यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, लेकिन एटम जो है रासायनिक अभिक्रिया में सृजन इनका नहीं होता, ना ही विनाश होता है। और अगर एक ही तत्व के हम लोग जो है परमाणु लेंगे, एटम लेंगे, तो उसका द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म समान होगा। अगर भिन्न भिन्न तत्व के परमाणु, अलग अलग परमाणु का देखेंगे द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म, तो भिन्न भिन्न होता है। और अगर एक ही तत्व के परमाणुओं को एक से अधिक तत्वों के परमाणुओं को निश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो उनसे एक नया फॉर्म बनता है जिसको कि हम लोग यौगिक या कंपाउंड कहते हैं। और किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो अभी तक हम लोग देखे थे कि सबसे सूक्ष्म रूप जो है हमारा एटम या परमाणु होता है, लेकिन आगे देखा गया ये तो 19वीं शताब्दी था, यहाँ 20वीं शताब्दी में देखा गया कि कुछ जो वैज्ञानिक है, जे थॉमसन, गोल्डस्टीन, रदरफोर्ड, चैडविक, बोर, ये सभी साइंटिस्ट ने यह निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का भी सूक्ष्म रूप जो है होता है। जैसे परमाणु का सूक्ष्म रूप इन्होंने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को बताया। तो परमाणु का इंग्लिश होता है दोस्तों एटम, और एटम का भी अगर सूक्ष्म रूप कर दीजिएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे सब एटम, सब एटॉमिक पार्टिकल। तो उसमें हो गया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो इन्होंने 20वीं शताब्दी में इसका जो है बताया कि नहीं, हम लोग जो है एटम का भी छोटा रूप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, डाल्टन साहब ने एटम को ही सबसे छोटा रूप बताया था। और बाद के जो साइंटिस्ट है थॉमसन, गोल्डस्टीन, रदरफोर्ड, चैडविक और बोर्स ने ये बताया कि हम लोग एटम का भी फिर से विभाजन कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, अब उसमें इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की खोज जो है जे थॉमसन ने 1897 ईस्वी में किया और इसमें इन्होंने कैथोड किरणों का प्रयोग किया। तो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रॉन का खोज जो है जे थॉमसन ने 1897 ईस्वी में किया, तो उसमें कौन सी किरण का प्रयोग किया, तो कैथोड किरणें का प्रयोग किया। एक्चुअल में दोस्तों जो है कैथोड किरण को ही हम लोग जो है इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो अगर ऑप्शन में दिया रहेगा कि इलेक्ट्रॉन का मतलब, तो कैथोड किरण। इसमें लिखा है इस प्रयोग में जब विसर्जन नलिका में दाब को निर्वातन द्वारा 10⁻⁻⁶ वायु पर नियंत्रित करके उच्च वोल्टता प्रयुक्त की गई तो कैथोड से ऋणावेशित कणों की धारा आरंभ हुई, जिन्हें इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो कैथोड जो होता है दोस्तों, यह क्या होता है, निगेटिव आयन वाला होता है इलेक्ट्रोड। इससे जो है ऋणावेशित कण की धारा आरंभ हो गई, जिसे इलेक्ट्रॉन कहा गया। इन किरणों को कैथोड किरणें कहा गया। तो बस आपको इतना ही याद रखना है कि कैथोड किरण ही इलेक्ट्रॉन है। इसके आगे देखते हैं दोस्तों, कैथोड किरणें कैथोड से आरंभ होकर एनोड की ओर गमन करती है। तो पूछा जा सकता है कैथोड किरणें का डायरेक्शन किधर से किधर होता है। तो कैथोड किरण है तो कैथोड से, जैसे कोई भी अगर आप लेते हैं दोस्तों बैटरी, और तो उस पर देखते होंगे दो इलेक्ट्रोड होता है, एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है। एनोड पे प्लस चार्ज होता है, कैथोड पे माइनस चार्ज होता है। ठीक है। तो इसमें बोल रहा है कि कैथोड किरणें जो है कैथोड से आरंभ होकर के एनोड की तरफ जो है गमन करती है। तो ये डायरेक्शन याद रखेंगे। और ये किरणें स्वयं दिखाई नहीं देती है, कौन, कैथोड किरणें, परंतु इनके व्यवहार को गैसों तथा कुछ स्फुरदीप्त तथा प्रतिदीप्त पदार्थों की उपस्थिति में देखा जा सकता है। उदाहरण के लिए जैसे टेलीविज़न चित्र नालिका में कैथोड किरण नालिका होती है। तो ये उपयोग पूछा जा सकता है, एप्लीकेशन पूछता है दोस्तों आजकल पीसीएस के एग्जाम में या अन्य एग्जाम में। तो पूछा जाएगा कि टेलीविज़न चित्र नालिका में कौन सा
रे उपयोग किया जाता है, तो कैथोड किरण नली का उपयोग किया जाता है, कैथोड रे का। नेक्स्ट है दोस्तों, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों की अनुपस्थिति में, अब ये कैथोड किरण के बारे में ही बताया जा रहा है आगे, कि विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में यह जो कैथोड किरण है सीधी दिशा में गमन करती है। तो जब विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र नहीं रहेगा तो वहाँ पे कैथोड किरण सीधी दिशा में गमन करेगी। लेकिन अगर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र होगा, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति होगी, तो कैथोड किरण का व्यवहार जो है ऋणावेशित कणों यानी इलेक्ट्रॉन की तरह यह व्यवहार करता है, इसलिए कैथोड किरण को इलेक्ट्रॉन भी कहा गया है। तो याद रखेंगे कैथोड किरण जो है दोस्तों इलेक्ट्रॉन ही है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ भी देखिए, कैथोड किरण इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो कैथोड किरण के लक्षण, कैथोड किरण नलिका के इलेक्ट्रोडों के पदार्थ एवं उसमें उपस्थित गैस की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। तो इतनी बात याद रखेंगे इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन में क्या क्या याद रखना है कि जे थॉमसन ने 1897 ईस्वी में कैथोड किरण का प्रयोग किया और वही उन्हीं को नाम दिया इलेक्ट्रॉन। और ये कैथोड किरण जो है स्वयं दिखाई नहीं देती है, लेकिन अगर व्यवहार में गैस, स्फुरदीप्त, प्रतिदीप्त इस सब का जो है उपस्थिति में देखा जा सकता है कैथोड किरण को। जैसे टेलीविज़न में इसका उपयोग होता है। और इसमें एक बात बताया गया है कि विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र अगर उपस्थित रहता है तो वहाँ पे कैथोड किरण जो है ऋणावेशित कणों की तरह व्यवहार करता है, इलेक्ट्रॉन की तरह। अगर विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र अनुपस्थित रहेगा, नहीं रहेगा, तो वह सीधी डायरेक्शन में प्रभावित होता है कैथोड किरण। इतना ध्यान में रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन के बारे में और बताया गया है कि इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है, तो हम लोग जानते हैं दोस्तों कि इलेक्ट्रॉन पे आवेश क्या होता है, माइनस निगेटिव चार्ज होता है। तो आर ए मिलिकन जो है साइंटिस्ट हैं, आर ए मिलिकन ने 1868 से 1953 के बीच इन्होंने इलेक्ट्रॉन पर आवेश के लिए एक विधि तैयार की जो तेल बूंद प्रयोग की विधि कहलाती है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तेल बूंद प्रयोग विधि जो है किससे रिलेटेड है, तो इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड है और इलेक्ट्रॉन पर आवेश से रिलेटेड है, मतलब उस पर चार्ज से रिलेटेड है। उनके अनुसार इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है -1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम, चार्ज का यूनिट होता है कूलम, तो 1.6 10⁻⁻19 कूलम, और निगेटिव चार्ज इसलिए यहाँ पे -1.6 लिखा हुआ है। यही अगर प्रोटॉन आगे पढ़ेंगे आप तो +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होगा। तो विद्युत आवेश का नवीनतम जो मान हो गया, कितना हो गया, 1.602176, इसको डिस्क्राइब करके दिया है, 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो और थॉमसन के अनुसार इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो है 9.1 गुना 10⁻⁻31 kg। तो इसमें बस 2 पॉइंट याद रखेंगे कि इलेक्ट्रॉन पे आवेश क्या होता है 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो है मास जो है 9.1 गुना 10⁻⁻31 kg। आगे बढ़ते हैं। अब है दोस्तों इलेक्ट्रॉन के बाद प्रोटॉन। प्रोटॉन की खोज जो है गोल्डस्टीन साहब ने किया 1886 ईस्वी में। तो इलेक्ट्रॉन की खोज से यह पूर्व ही हो गया, तो वह जो है दोस्तों इलेक्ट्रॉन का खोज 1897 में हुआ था। प्रोटॉन की खोज देखिए तो 1886 में ही हो गया। तो इलेक्ट्रॉन की खोज से पूर्व ही गोल्डस्टीन ने 1886 ईस्वी में एक नए विकिरण की खोज किया जिसे उन्होंने केनाल किरण का नाम दिया। ये किरणें धनावेशित विकिरण थी। तो प्रोटॉन पे प्लस आयन होता है दोस्तों, प्रोटॉन पे प्लस आयन होता है, ठीक है, जिसको कि हम लोग धनायन बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जो है बताया गया है कि ये किरण धनावेशित विकिरण थी जिसके द्वारा अंततः दूसरे जो है ये जो अपरमाणु कणों की खोज की गई। मतलब जैसे कि प्रोटॉन के अलावा इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन जो हो गए वो दूसरे सब एटॉमिक पार्टिकल, यहाँ पे अपरमाणु लिखा है, इसका मतलब सब एटॉमिक पार्टिकल, यानी एटम के जो छोटे छोटे रूप हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम के छोटे रूप को ही सब एटॉमिक पार्टिकल है, और सब एटॉमिक पार्टिकल ही इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है। उसी की बात की जा रही है कि ये किरण जो है यानी केनाल किरण जो है धनावेशित किरण थी और जिसके द्वारा अंततः दूसरे जो सब एटॉमिक पार्टिकल का खोज हुआ जैसे कि इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। इस सब एटॉमिक पार्टिकल यानी अपरमाणु कण पर आवेश जो होता है इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर ही होता है लेकिन विपरीत होता है। तो ये क्योंकि
धनायन होता है तो इसमें +1.6 हो जाएगा, वहाँ पे वो था -1.6 10⁻19। यहाँ पे दिया हुआ एक तरफ से हम लोग देख लेंगे। ठीक है दोस्तों, और इसको प्रोटॉन का नाम रदरफोर्ड ने दिया। तो ये क्वेश्चन दोनों पूछा गया है दोस्तों, बीपीएससी में पूछा जा चुका है। तो कन्फ्यूजन हो जाता है कि प्रोटॉन की खोज किसने किया, प्रोटॉन का नाम किसने दिया। तो एग्जाम में अगर पूछा जाए कि प्रोटॉन की खोज किसने किया, तो गोल्डस्टीन ने किया 1886 में, जिसको कि उन्होंने केनाल किरण नाम दिया था, जो कि क्या था, धनावेशित विकिरण था। और इन्हीं को बाद में रदरफोर्ड ने प्रोटॉन नाम दे दिया। तो प्रोटॉन वर्ड जो है दोस्तों रदरफोर्ड ने दिया, जबकि खोज पूछा जाएगा प्रोटॉन की खोज किसने किया, तो गोल्डस्टीन ने किया। और उन्होंने जो नाम रखा था उस टाइम केनाल किरण नाम रखा था। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, न्यूट्रॉन की बात करते हैं। न्यूट्रॉन की खोज जो है किसने किया है, तो न्यूट्रॉन की खोज जो है चैडविक साहब ने किया है 1932 ईस्वी में। इसमें ये देखते हैं दोस्तों क्या लिखा हुआ है, जब बेरिलियम पर तीव्र गति के अल्फा कण टकराते हैं तो विद्युत उदासीन कण उत्सर्जित होते हैं, यानी जिस पे कि कोई चार्ज ही नहीं होगा। तो न्यूट्रॉन पर क्या होता है, न्यूट्रल चार्ज होता है, ना प्लस होता है ना माइनस होता है। ठीक है, तो और उदासीन कण उत्सर्जित होते हैं जिनका द्रव्यमान जो है हाइड्रोजन के द्रव्यमान के बराबर होता है। तो हाइड्रोजन के द्रव्यमान के इसका बराबर हो जाता है न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। इन्हें न्यूट्रॉन कहते हैं। चैडविक ने इन कणों की खोज की थी। तो इसमें याद क्या रखना है दोस्तों कि न्यूट्रॉन का खोज किसने किया, तो चैडविक साहब ने किया 1932 में। और ये कैसे प्राप्त किया गया, तो बेरिलियम पर तीव्र गति से अल्फा कण के टकराने के बाद देखा गया कि एक उदासीन कण उत्सर्जित हुआ। इसके बाद जिनका द्रव्यमान हाइड्रोजन के द्रव्यमान के बराबर है उसको न्यूट्रॉन कहा गया। इस बुक से दोस्तों पीछे का आप देखेंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री में पिछला बीपीएससी जो हुआ है उसमें एज इट इज़ लाइन बाय लाइन उठा उठा के रखा है। तो हर एक पॉइंट को काफ़ी गहनता से हम लोग को पेशेंस रख के पढ़ना होगा कि ये नहीं पूछेगा वो नहीं पूछेगा, सभी पूछ सकता है। तो अच्छे से समझेंगे हम लोग दोस्तों। तो न्यूट्रॉन की खोज जो है किसने किया है, चैडविक साहब ने किया 1932 में। और यह कैसे इनको प्राप्त हुआ, तो जब बेरिलियम पर तीव्र गति से अल्फा कण को इन्होंने टकराया तब जाकर के एक उदासीन कण रिलीज हुआ, उन्हीं को जो न्यूट्रॉन कहा गया। और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान किसके द्रव्यमान के बराबर है, हाइड्रोजन के द्रव्यमान के। अब यहाँ आगे देख लेते हैं दोस्तों, कुछ लिखा हुआ है टेबल फॉर्म में, इससे पूछा जा सकता है कि इसमें दिया है दोस्तों कि जैसे इधर आपका दिया प्रतीक जो है इसका साइन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का देखिए E-10, प्रोटॉन का देखिए या तो P11 या H11, और न्यूट्रॉन 0 1 दिया है। ठीक है दोस्तों, आवेश की बात करेंगे तो इसमें जो है -1.602 10 पे पावर माइनस ये 19 हो जाएगा दोस्तों, ये गलत लिखा हुआ है, 10 पे पावर माइनस 19 ही होगा यहाँ भी, और यहाँ भी 10 पे पावर माइनस 19 ही होगा। यानी इलेक्ट्रॉन लीजिए या प्रोटॉन लीजिए, दोनों का आवेश का वैल्यू सेम होता है, बस चार्ज जो है यहाँ पे माइनस है यहाँ प्लस है। और यहाँ पे आवेश क्या होता है, न्यूट्रॉन पे 0 हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों आवेश की मात्रा -1 इकाई है इलेक्ट्रॉन पे, प्रोटॉन पे +1 है, न्यूट्रॉन पे 0 है। द्रव्यमान की बात करें, ये पूछा जाता है कि द्रव्यमान में देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है 9.1 10 पे पावर माइनस 31। और इधर देखिए दोस्तों प्रोटॉन का कितना है 1.6 10 पे पावर माइनस 27। इधर है न्यूट्रॉन का 1.6 10 पे पावर माइनस 27। तो इनको देख करके क्या आपको क्लियर हो रहा है कि द्रव्यमान जो है दोस्तों, जब आप 1.6 10 पे पावर माइनस 27 देखेंगे, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान जो है किसके बराबर है। प्रोटॉन में देखिए दोस्तों, प्रोटॉन जो है यहाँ पे देखिए प्रोटॉन में लिखा हुआ है कि या तो प्रोटॉन से इंडिकेट किया है हाइड्रोजन से, यानी हाइड्रोजन के जितना भार है उतना ही भार एक प्रोटॉन का है। और ऊपर अभी हम लोग यहाँ पे न्यूट्रॉन की खोज में पढ़े थे कि न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान है वह हाइड्रोजन के द्रव्यमान के बराबर है। तो देखिए दोस्तों क्लियर हो गया, प्रोटॉन जो नथिंग बट हाइड्रोजन है, उसका जो द्रव्यमान है वही न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है। तो हाइड्रोजन के द्रव्यमान के बराबर न्यूट्रॉन का द्रव्यमान हो गया ना। तो इसका हम लोग डाटा याद रखेंगे 1.6 10 पे पावर माइनस 27। और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो है अलग है 9.1 10 पे पावर माइनस 31। जब इसको सॉल्व करिएगा तो नीचे आएगा 10 पे पावर प्लस 31, तो डिवाइड करिएगा तो काफ़ी हल्का हो जाएगा। यानी इसके कंपेयर में, ये दोनों वैल्यू के कंपेयर में ये काफ़ी हल्का है। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे आगे, नाभिक जो है ये नाभिक में हमारा प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, और इसके चारों साइड जो है ये कक्षा में इलेक्ट्रॉन
चक्कर लगाता है। तो इलेक्ट्रॉन क्योंकि हल्का होता है, तो यहाँ से क्लियर है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्यों चक्कर लगाता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हल्का होता है, इसका द्रव्यमान काफ़ी कम होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कंपेयर में, तो यही कारण है। तो द्रव्यमान, आवेश, ये सब पूछा जाता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों, खोजकर्ता देख ही लिए हम लोग, इलेक्ट्रॉन के थॉमसन है, प्रोटॉन के देखिए गोल्डस्टीन है खोजकर्ता। अगर नामांकन पूछेगा तो हम लोग जो है रदरफोर्ड कहेंगे, न्यूट्रॉन के चैडविक साहब है। अब जो है इलेक्ट्रॉन का देखिए उपस्थिति, अभी हम लोग बात करें तो नाभिक के बाहर है, जबकि नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। नाभिक के अंदर जो प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, और जबकि इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर लगाती है, रोटेट करती है, तो ये नाभिक के बाहर हो गया, इसी को नाभिक करते हैं। नाभिक क्या है दोस्तों, एक्चुअल में जो एटम है, एटम का जो है जितना भी इसका वजन होगा परमाणु का, ये बहुत कम एरिया में ही इसके ज़्यादातर वजन अति अल्प क्षेत्र में रहते हैं, और यहीं पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, तो उसी को नाभिक नाम दिया गया है। आगे देखेंगे रदरफोर्ड साहब ने नाभिक के बारे में सिद्धांत बताया है। तो नाभिक के अंदर होता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन, और नाभिक के बाहर होता है इलेक्ट्रॉन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है अन अपरमाणुवीय, मतलब जो और अदर जो है इनके अलावा, जैसे हम लोग अभी पढ़े ना कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो है आपका जो है सब एटॉमिक पार्टिकल, एटम को जो अब विभाजित करेंगे तो ये 3 मिलता है, लेकिन इनके अलावा भी कुछ और छोटे छोटे पार्टिकल हैं जिसकी बात करते हैं। इसमें दिखाया गया है दोस्तों अस्थायी मूलकण में कि इसमें देखिए पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन का खोज किसने किया था, एंडरसन ने। ये आपको बस खोज करता इसका याद रख लीजिए, बाकी ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछेगा। फिर न्यूट्रिनो की खोज करता पॉली ने किया। एंटी प्रोटॉन का चैम्बरलिन, सुगरी और वेलेड ने किया 1955 में। और फोटोन का पूछा जाता है, प्लांक ने किया। तो फोटोन जो है दोस्तों, फोटोन का किसने किया, प्लांक ने किया। और पॉजिट्रॉन का एंडरसन ने किया, और न्यूट्रिनो का पॉली ने किया, और एंटी प्रोटॉन का चैम्बरलिन, सुगरी और वेलेड ने किया था। इसी में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसी में दिया है दोस्तों कि जो धनावेशित म्यू मेसॉन है और ऋणावेशित म्यू मेसॉन है, इनकी खोज करता है युकावा। ये इसमें याद रखने के लिए आप यूज कर सकते हैं, जैसे धनावेशित म्यू मेसॉन, म्यू म्यू में यू लगा हुआ है देखिए दोनों जगह, तो यू से युकावा हो जाएगा, ठीक है। और धनावेशित पाई मेसॉन है, ऋणावेशित पाई मेसॉन है, तो इसके पाविल हो जाएगा, पाई लगा हुआ है तो पाई पो से पाविल हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब जो हम लोग जो परमाणु मॉडल की बात करते हैं, परमाणु मॉडल जो अलग अलग साइंटिस्ट ने जो दिया है, तो आवेशित कणों के परमाणुओं में वितरण की व्याख्या के लिए विभिन्न परमाणु मॉडल प्रस्तावित किए गए हैं। जैसे थॉमसन का परमाणु मॉडल, थॉमसन साहब ने क्या कहा है कि थॉमसन मॉडल को 1898 ईस्वी में जे थॉमसन ने प्रस्तावित किया। इसे प्लम पुडिंग, रेजिन पुडिंग और तरबूज मॉडल भी कहते हैं। तो अब पूछ देगा एग्जाम में कि तरबूज मॉडल किसको कहा जाता है, थॉमसन मॉडल को कहा जाता है। इनके अनुसार परमाणु जो है दोस्तों, एटम जो है धनावेशित गोले का बना होता है। यानी इनका कहना था, थॉमसन साहब का, इन्होंने परमाणु के बारे में जो बताया कि जो परमाणु है, एटम है, वो ये क्या है, धनावेशित गोला है। मतलब धनावेशित मतलब इस पे प्लस आयन है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन इसमें धसे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन क्या है इसमें धसा हुआ है, ये कहना था थॉमसन साहब का। और ऋणावेशित और ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिमाण में समान होते हैं, इसलिए परमाणु वैद्युतीय रूप से उदासीन होते हैं, ऐसा इनका कहना था परमाणु के बारे में। परमाणु जब विद्युत रूप से उदासीन क्यों होता है, क्योंकि ऋणात्मक और धनात्मक जो आवेश परिमाण में समान होता है। तो ये कहना था थॉमसन मॉडल, थॉमसन साहब। नेक्स्ट है जो कि इम्पोर्टेंट है, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड साहब ने परमाणु मॉडल में क्या बताया, तो इन्होंने क्या किया था दोस्तों, इन्होंने बताया कि रदरफोर्ड जो है सबसे पहले गोल्ड फॉयल लिए, मतलब सोने का जो एक पतला पन्नी टाइप का, चादर टाइप पतला एकदम, काफ़ी पतली चादर टाइप का लिए, उसमें उन्होंने अल्फ़ा कणों का बौछार किया। अल्फ़ा पे प्लस आयन होता है, अल्फ़ा कणों का इन्होंने इसमें बौछार किया, ठीक है दोस्तों। तो इन्होंने देखा कि यहाँ जो है दोस्तों नाभिक में जो भी ये अल्फ़ा कण आते थे यहाँ से, तो दूर भाग जाता था। अल्फ़ा कण यहाँ से जो भी आता दूर भाग जाता था, फिर यहाँ से देखते ऐसे दूर भाग गया। बाद में देखा कि जो सेंटर की तरफ है ये लौट के आ गया। ये सब इतना डिटेल में यहाँ पे नहीं है दोस्तों, ये हम लोग जो हैं डिटेल से पढ़े थे जब हम लोग
आईआईटी का तैयारी कर रहे थे उसमें। तो इसमें दोस्तों हम लोग शॉर्टकट में समझ लेते हैं। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में उन्होंने जो है नाभिक के बारे में कैसे सिद्धांत दिया, बताया कि नाभिक में जो है जो ज़्यादातर जो परमाणु का वजन है ज़्यादा से ज़्यादा वो नाभिक में पाया जाता है। कैसे प्रूव किया, तो ये हम अब बता रहे हैं आपको। तो इसमें इन्होंने क्या किया, अल्फ़ा पार्टिकल को बम्बार्डिंग कराया। तो अल्फ़ा पार्टिकल को बम्बार्डिंग कराया तो देखा दोस्तों इसे इधर चला गया, फिर इधर से दिया तो इधर चला गया, मतलब ये डाइवर्ट हो जा रहा था। लेकिन जब ये सेंटर की तरफ से अल्फ़ा पार्टिकल गया तो ये लौट के आ गया। तो ऐसा क्यों हुआ कि सेंटर की तरफ जो अल्फ़ा पार्टिकल गया तो लौट के आ गया, क्योंकि अल्फ़ा पार्टिकल जब हम लोग यहाँ पे बौछार करा रहे हैं तो अल्फ़ा पे प्लस आयन है। अगर ये लौट के आ रहा है यानी विकर्षित हो जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पे प्लस चार्ज है। ये प्रूफ हो जाता है कि सेंटर में प्लस चार्ज है। तो इसलिए प्रोटॉन पे देखिएगा दोस्तों, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है ना दोस्तों, नाभिक में होता है, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है, इसलिए प्लस प्लस रिपेल करता है, एक दूसरे को जो है विकर्षित करता है, इसलिए ये लौट के आ गया। तो इससे ये प्रूफ हो गया कि जो भी नाभिक में कण है या तो प्लस आयन के होंगे या न्यूट्रल होंगे, तो इसलिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। और इधर देखिए दोस्तों, इधर से डाइवर्ट हो जा रहा था तो इधर जो है इलेक्ट्रॉन होता है, आपको नाभिक के बाहर ये पता ही है। और अब पढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं समझते हैं। तो रदरफोर्ड ने सोने की बहुत पतली पन्नी पर अल्फा कणों की बौछार की। प्रक्षेपणों और इसके परिणाम के आधार पर रदरफोर्ड ने परमाणु का नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया। तो पूछा जाएगा परमाणु का नाभिकीय मॉडल किसने दिया, तो रदरफोर्ड साहब ने। इस मॉडल के अनुसार परमाणु का धनावेश तथा अधिकांश द्रव्यमान एक अति अल्प क्षेत्र में केंद्रित होता है। बता चुके हैं, परमाणु के इसी अति अल्प भाग को रदरफोर्ड ने नाभिक कहा। ये जो एटम है, कोई परमाणु है, इसमें जो अति अल्प क्षेत्र में जो है देखा उन्होंने अपने मतलब जो है रिसर्च में, कि ये जो अति अल्प क्षेत्र है वहीं पे परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान है, ज़्यादातर इसका जो ये पूरा एटम का वजन है ये इसी क्षेत्र में है, और वहीं पे इसी को नाम उन्होंने नाभिक दिया। ठीक है दोस्तों, नाभिक के चारों ओर इन्होंने, इनका कहना था ये जो नाभिक है छोटा सा क्षेत्र है, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे न्यूट्रल होता है, कोई चार्ज नहीं होता है। तो नाभिक के चारों ओर, अब इसमें जो है दोस्तों, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथों में बहुत तेज़ी से गमन करते हैं, यानी इस पे इलेक्ट्रॉन जो है रोटेट होता है। ठीक है, तो प्लस चार्ज हो गया आपका सेंटर में, और न्यूट्रल चार्ज हो गया सेंटर में, और इलेक्ट्रॉन उसके बाहर रोटेट कर रहा है। यही रदरफोर्ड साहब का नाभिकीय मॉडल था। इलेक्ट्रॉन और नाभिक आपस में आकर्षण के अस्थिर विद्युत बलों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा बंधित होते हैं। तो ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है और इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो सेंटर में है, ये एक दूसरे से किस तरह से बंधित हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट है नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफ़ी कम होता है। तो सही बात है, नाभिक काफ़ी छोटा है तो काफ़ी कम है, तो ये याद रखेंगे। ये तो था रदरफोर्ड का मॉडल जो नाभिक के बारे में बताया। अब इसी में आगे लिखा हुआ है दोस्तों कि रदरफोर्ड का कुछ कमियां हैं। अब जो कमी तो निकाल ही लेते हैं, हर एक सिद्धांत में कमी होता है। तो इन्होंने बताया कि नाभिक जो है सेंटर में है, यहीं पे जो भी एटम है उसका सारा भार, जितना भी टोटल भार है उसका बहुत ज़्यादातर भाग यहीं पे स्टेबल है, और इलेक्ट्रॉन जो रोटेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज है और नाभिक में प्लस चार्ज है। तो अब मॉडल का कमियां क्या बताया इन्होंने, और इन्होंने ये भी बताया कि इलेक्ट्रॉन और जो ये प्रोटॉन है एक दूसरे से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा बंधे हुए हैं। ठीक है, माइनस और प्लस वाले। रदरफोर्ड में कमी क्या है मॉडल में, तो इन्होंने कमी इसमें ये बताया गया है कि वृत्ताकार मार्ग में चक्रण करते हुए इलेक्ट्रॉन का अस्थायी हो पाना संभव नहीं है। तो जो दूसरे साइंटिस्ट का ये कहना है कि अगर वृत्ताकार पथ पे इलेक्ट्रॉन अगर रोटेट करेगा तो ये जो है स्टेबल हो ही नहीं सकता, जबकि हम लोग पढ़े हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है अस्थायी कण है। तो ये बता रहे हैं कि जब रोटेट करेगा इलेक्ट्रॉन तो अस्थायी होगा ही नहीं। ये तो जो है रोटेट करने वाला चीज़ स्थायी हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती, इनका कहना है कि क्योंकि कोई भी आवेशित कण गोलाकार कक्ष में त्वरित एक्सलरेटेड होगा। मतलब उनका ये कहना है कि यहाँ से जो रोटेट होगा ये गोलाकार कण, तो ये एक्सलरेटेड होगा, तो इसमें एक्सलरेशन होगा, तो ये अस्थायी हो ही नहीं सकता। ये एक कमी हो गया। दूसरा ये बताया कि त्वरण के दौरान आवेशित कणों जो है से अगर ऊर्जा का विकिरण होगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा विकृत होगा और ये इनसे आगे टकरा जाएगा, ऐसा कहना था। तो फिर जो है परमाणु वो अस्थायी हो जाएगा।
जबकि परमाणु अस्थायी है। तो यही दो कमी रदरफोर्ड के मॉडल में बताया गया है कि इन्होंने जो बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है अस्थाई, नॉर्मली हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन अस्थाई है या जो भी परमाणु अस्थाई है, तो इलेक्ट्रॉन अस्थाई हो नहीं सकता क्योंकि वो सर्कुलर वे में रोटेट करता है और वो एक्सेलरेशन होगा तो अस्थाई नहीं होगा। ये एक कमी निकाला गया। और दूसरा कि इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज है और इधर प्लस चार्ज है। बोला गया कि अगर इलेक्ट्रॉन जो है मान के चलिए ऊर्जा विकिरित कर देगा, खो देता है ऊर्जा, तो नाभिक से वो टकरा जाएगा। नाभिक से टकरा जाएगा तो क्या होगा, परमाणु जो है मतलब जो है परमाणु विखंडन हो जाएगा, परमाणु अस्थायी हो जाएंगे, अस्थायी नहीं रहेंगे। तो जबकि परमाणु अस्थायी होता है। तो यही दो इसमें कमी निकाला गया और इस कमी को दूर किया। फिर जो है आगे दूसरे साइंटिस्ट ने, वो देखते हैं दोस्तों, वो बोर्स साहब ने इसको कंप्लीट किया। तो दोस्तों इसमें जो है, जो रदरफोर्ड में जो दो कमियां निकाला गया था रदरफोर्ड के मॉडल में, उसको जो है नील्स बोर साहब ने उसको दूर करने का प्रयास किया। उनका कहना था कि नील्स बोर साहब का, देखिए दोस्तों क्या लिखा हुआ है कि रदरफोर्ड के मॉडल पर उठी आपत्तियों को दूर करने के लिए नील्स बोर ने अपनी अवधारणाएं प्रस्तुत की। इसमें उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन की विविक्त कक्षा यानी डिस्क्रीट ऑर्बिट कहते हैं। यानी और जब इलेक्ट्रॉन इस कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता है और इन कक्षाओं या मतलब कोषों को ऊर्जा स्तर कहते हैं। यानी जो इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगाती है दोस्तों, ये एटम है, ये नाभिक है और ये नाभिक के चारों ओर जो ये कक्षा है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन जो है रोटेट कर रहा है नाभिक के चारों साइड। तो इस परमाणु मॉडल जो दिया था रदरफोर्ड ने, उन्होंने रदरफोर्ड साहब ने ये क्लियर नहीं किया। उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है और नाभिक में जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ठीक है, उनका ये कहना था। और नाभिक जो है, नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, ये रदरफोर्ड का कहना था। और नाभिक में प्लस आयन है जबकि इलेक्ट्रॉन पे माइनस आयन होता है और ये रोटेट करता है, ये कहना था। जबकि उसका कमी निकाला गया था रदरफोर्ड का कि उसके मॉडल में ये था कि इलेक्ट्रॉन जो आएगी तो ये फिर अगर एनर्जी क्षय हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे प्रोटॉन से टकरा करके क्या होगा, परमाणु जो है विखंडित हो जाएगा, परमाणु अस्थायी हो जाएगा, जबकि परमाणु अस्थायी होता है। ये था उसका मतलब जो कमी। तो बोर्स साहब ने कहा कि ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन जो है अपना एनर्जी को विकृत कर देगा। बोर्स साहब का कहना था कि इलेक्ट्रॉन जो है वह एक निश्चित कक्षा में ही चक्कर लगाता है। तो निश्चित कक्षा में अगर चक्कर लगाएगा तो फिर वह जो है क्या होगा, अपना जो है एनर्जी नहीं खोएगा और फिर एनर्जी नहीं खोएगा तो फिर जो है वो नहीं टकराएगा नाभिक से, और नहीं टकराएगा तो फिर नाभिक मतलब एटम का जो है खंडन नहीं होगा और फिर यह एटम अस्थाई यानी परमाणु अस्थाई बना रहेगा। ये बोर साहब ने रदरफोर्ड मॉडल के कमी के जवाब में कहा। ठीक है दोस्तों, और उनको नाम दिया है इसको उन्होंने ऊर्जा स्तर, की जो इलेक्ट्रॉन होती है वो अपने एक ऊर्जा स्तर पर रोटेट होती है, जिसकी वजह से वह अपना एनर्जी नहीं खोएगा और नहीं एनर्जी खोएगा तो फिर रोटेट करता रहेगा और परमाणु अस्थायी बना रहेगा। और ये कक्षाएं जो KLMN या संख्याओं 1 2 3 4 के रूप में व्यक्त की जाती है, जो कि आगे भी हम लोग इसको पढ़ेंगे डिटेल में, कक्षा उपकक्षा ये सब के बारे में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब जो है इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में कि परमाणु के अभिलक्षण क्या है। इसमें पूछा गया दोस्तों परमाणु संख्या क्या है, परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या। तो इसके बारे में देख लेते हैं दोस्तों। परमाणु संख्या जो होता है, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन की जो संख्या उपस्थित होती है या उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या, उसी को परमाणु संख्या कहते हैं और इसको Z से इंडिकेट करते हैं। तो ये जो दोस्तों हमारा ये नाभिक है और नाभिक ये एटम है और एटम का ये नाभिक है। तो नाभिक में क्या है दोस्तों कि हमारा प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, ठीक ना। तो ये जो एटॉमिक नंबर होता है यानी परमाणु संख्या को इंग्लिश में हम लोग एटॉमिक नंबर कहते हैं। तो एटॉमिक नंबर को Z से इंडिकेट किया गया है और Z इक्वल टू क्या होता है कि परमाणु के नाभिक में जो प्रोटॉन की संख्या, ये परमाणु का नाभिक है, इसमें जितने प्रोटॉन होगी वही नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होगा वही क्या होगा, हमारा एटॉमिक नंबर होगा उस एटम का। तो ये याद रखेंगे कि परमाणु संख्या जो होता है किसी भी एलिमेंट का, वह उसके नाभिक में जो प्रोटॉन की संख्या होती है उसके इक्वल होता है, तो इसलिए लिखा है।
और जितना प्रोटॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा। तो एक फार्मूला बन जाता है यहाँ से कि Z इक्वल टू P इक्वल टू E, यानी एटॉमिक नंबर Z जो है वो नथिंग बट क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या के इक्वल है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या के इक्वल होता है। ये पूछा जाता है एग्जाम में। उसके आगे है कि द्रव्यमान संख्या क्या होता है। तो द्रव्यमान संख्या को ए से इंडिकेट करते हैं, और यह जो है जो नाभिक में प्रोटॉन की संख्या है और अगर न्यूट्रॉन की संख्या है। हम लोग पढ़े हैं, कितनी बार पढ़ चुके हैं दोस्तों, यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, यानी ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को जब जोड़ देंगे तो वही आपका द्रव्यमान संख्या होगा। ठीक है दोस्तों, जैसे कि मान के चलिए आपको प्रोटॉन की संख्या दिया हुआ है, अब प्रोटॉन की संख्या मान के चलिए 4 दिया हुआ है, ठीक है, और न्यूट्रॉन की संख्या आपको 3 दिया हुआ है। तो एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, सॉरी द्रव्यमान संख्या क्या हो जाएगा, तो द्रव्यमान संख्या आपका हो जाएगा 4 + 3 7 हो जाएगा। अगर इसी में दोस्तों ऐसा रिलेट करके पूछ दिया जाए कि सपोज करिए कि जैसे कि यहाँ पे ले लेते हैं कि डायरेक्ट ले लेते हैं ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है और मास नंबर 16 होता है। एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, तो मास नंबर जो ये 16 है ये ए का वैल्यू हो गया, ठीक ना, ए का वैल्यू हो गया। अब इसमें पूछा जा सकता है कि बताइए, अब तो यहाँ पे दोस्तों आपको दिया हुआ है परमाणु संख्या भी दिया हुआ है, ये जो कि जेड दिया हुआ है। तो कोई भी एटम जो हम लोग लिखते हैं उसका एटॉमिक नंबर नीचे लिखा जाता है और मास नंबर जो द्रव्यमान संख्या है ये ऊपर लिखा जाता है। तो इसमें यह कहना है मेरा कि आपको मास नंबर दिया हुआ है, द्रव्यमान संख्या और एटॉमिक नंबर जेड दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो अब इसमें पूछा जा रहा है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन बताएं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बताएं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताएं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे हम लोग फार्मूला पढ़े हैं, ए इक्वल टू क्या होता है हमारा फार्मूला, जेड प्लस एन होता है, या बोल सकते हैं पी प्लस एन भी। तो पी प्लस एन क्यों बोल सकते हैं, जेड की जगह पी क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ हम लोग पढ़े हैं जेड क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या, तो पी लिख सकते हैं, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या ई भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर बात करें तो ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन है यहाँ पे 8 एटॉमिक नंबर और 16 इसका मास नंबर। तो एटॉमिक नंबर हो गया आपका 8, मास नंबर हो गया 16, द्रव्यमान संख्या। तो अब इसमें जो है प्रोटॉन की संख्या पूछा जाएगा, तो प्रोटॉन की संख्या किसके इक्वल होता है, द्रव्यमान संख्या के। तो ये भी 8 हो जाएगा। जब हमारा एटॉमिक नंबर 8 है और एटॉमिक नंबर के इक्वल ही प्रोटॉन की संख्या है तो प्रोटॉन भी 8 हो जाएगा। उसी के इक्वल इलेक्ट्रॉन भी है तो वो भी 8 हो जाएगा। और इसमें दोस्तों अगर पूछा जाए न्यूट्रॉन कितना होगा, तो इस फार्मूला से निकाल सकते हैं न्यूट्रॉन। अगर मास द्रव्यमान संख्या में से आप जो है एटॉमिक नंबर या प्रोटॉन की संख्या घटा देंगे, यानी इसमें से इसको घटा दीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा, 16 में से 8 जो 8 आ जाएगा, ये न्यूट्रॉन हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, तो ये याद रखेंगे। जैसे कि अब दूसरा एग्जांपल अगर ले लें आप, दूसरा एग्जांपल मान के चलिए कि आपका हाइड्रोजन ले लेते हैं, हाइड्रोजन ले लेते हैं, या दूसरा ले लीजिए हीलियम ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, हीलियम ले लीजिए, आपका दिया हुआ है 2 4। तो इसमें आपका ये क्या हो गया, परमाणु संख्या हो गया, यही आपका प्रोटॉन की संख्या हो गया, यही आपका इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गया, और ये 4 में से 2 घटा दीजिए, यही आपका न्यूट्रॉन की संख्या भी 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस 2 फार्मूले से आप निकाल सकते हैं, कोई भी गिवन दिया रहेगा 2 चीज़, एक चीज़ निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है कि इसमें दिया है, कुछ पॉइंट दिए गए हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछे जाते हैं एग्जाम में, कि इसमें दिया है कि समस्थानिक क्या है, आइसोटोप, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आइसोटोप का मतलब इसमें देखिए दोस्तों, नाम से ही क्लियर है इसका, आइसो प्लस टोप्स। तो आइसो प्लस टोप्स, आइसो मतलब होता है समान, मतलब एक जैसा, टॉप मतलब पोजीशन, एक ही पोजीशन यानी एक ही एटॉमिक नंबर के, यानी एक ही परमाणु संख्या वाले जो होंगे एलिमेंट, उसमें जो है देखेंगे हम लोग। तो इसमें जो है दोस्तों, यानी समस्थानिक में हम लोग डिफिनीशन देखते हैं कि एक ही तत्व के वे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक यानी परमाणु संख्या Z समान होगा, परंतु द्रव्यमान संख्या जो है भिन्न भिन्न होगी, तो उसको हम लोग समस्थानिक कहेंगे। यानी समस्थानिक में ये हो रहा है कि तत्व जो है एक ही होगा। जैसे यहाँ पे देखिए दोस्तों, हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन ही तत्व है, तो यहाँ पे सभी का क्या है, परमाणु संख्या आपका समान है। जैसे 1 1 ये परमाणु संख्या नीचे लिखा जाता है,
कोई भी तत्व को अगर लिखेंगे, जैसे कि ये हीलियम ही लिख रहे हैं तो हीलियम 2 4 हो गया, तो हीलियम में जो है परमाणु संख्या ये नीचे लिखा जाता है और द्रव्यमान संख्या ऊपर लिखा जाता है। तो इसमें जो है समस्थानिक में क्या है कि आपको परमाणु संख्या जो है परमाणु क्रमांक समान होगा और द्रव्यमान संख्या भिन्न होगा। तो हाइड्रोजन में देख लीजिए, हाइड्रोजन में सभी का परमाणु संख्या क्या है, 1 1 है तो समान है, जबकि द्रव्यमान संख्या जो भिन्न है 1 2 3 ऊपर वाला। ठीक है। तो दोस्तों हम लोग जो है बात कर रहे थे समस्थानिक का, तो समस्थानिक में हम लोग देखे कि जो है यहाँ पे एक ही तत्व है, हाइड्रोजन लिया है, देखिए एक ही तत्व है जिनके कि परमाणु क्रमांक जो है समान है। परमाणु क्रमांक नीचे लिखा जाता है तो सभी में 1 1 है, समान है, और परमाणु जो द्रव्यमान संख्या है ए जो ऊपर लिखा जाता है 1 2 3 अलग अलग है। ठीक है, तो वो समस्थानिक कहते हैं, यानी ये इसमें समान स्थान वाले। समान स्थान मतलब समान एटॉमिक नंबर वाले, समान एटॉमिक नंबर मतलब समान परमाणु क्रमांक वाले। अगर एलिमेंट सेम है तो दोस्तों उसका तो एटॉमिक नंबर नीचे वाला सही है ना, होगा एक ही होगा ना, और बाकी ऊपर वाला चेंज हो रहा है। और इसको नाम भी पूछा जाता है, तो 1H1 को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटियम, 1H2 को ड्यूटेरियम, 1H3 को ट्रिटियम कहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों संभारिक। संभारिक में उल्टा हो जाएगा, इसमें जो दोस्तों समस्थानिक में एक ही तत्व लेते थे, जैसे कि हाइड्रोजन लिया, इसमें क्या है कि अलग अलग तत्व लिया। जैसे यहाँ पे क्या किया, पोटेशियम ले लिया है और आर्गन ले लिया है। तो पोटेशियम और आर्गन ले लिया है दोस्तों इसमें। तो पोटेशियम में देखिए कि क्या दिया हुआ है, फार्मूला में देखा जाए तो पोटेशियम में आपका के का 1940 और आर्गन का 1840 दिया है। तो इसमें क्या है दोस्तों कि दो तत्व है, तो दो तत्व दो एटॉमिक नंबर अलग अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे वही है, परमाणु क्रमांक भिन्न है और इसके दोनों ऊपर वाली यानी द्रव्यमान संख्या क्या है, समान है। तो ऐसे तत्व जिसमें परमाणु क्रमांक जो है अलग अलग होंगे लेकिन द्रव्यमान संख्या समान होंगे तो वो क्या कहलाएंगे, संभारिक। और सम इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है दोस्तों, तो ऐसे जो भी तत्व आपको दिया रहेगा अगर उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है तो वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का संख्या समान है तो सम इलेक्ट्रॉनिक्स हो जाएगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए दोस्तों फ्लोरीन दिया हुआ है आपका, तो फ्लोरीन पे F- दिया हुआ है। तो अगर केमिस्ट्री में आप लोग पढ़े होंगे तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है और -1 का मतलब वो जो है एक चार्ज जो है एक्सेप्ट किया है, तो 9 + 1 क्या होगा, 10 हो जाएगा, यानी 10 इलेक्ट्रॉन है F- के जगह। F-1 का मतलब 10 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन है। नियोन का एटॉमिक नंबर 10 होता है तो इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन है। क्योंकि हम लोग एटॉमिक नंबर जो है दोस्तों ऊपर पढ़े हैं ना कि एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक जो है वो नाभिक में जो प्रोटॉन की संख्या है उसी के बराबर होता है या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। यानी परमाणु की जो परमाणु क्रमांक है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन वही होता है और वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को चेक कर रहे हैं तो हम इसलिए एटॉमिक नंबर से रिलेट कर रहे हैं कि एटॉमिक नंबर जितना होगा और या उसमें और जो भी ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके, क्योंकि इसमें प्लस माइनस चार्ज भी दिया हुआ है, तो जितने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो एटॉमिक नंबर से रिलेट कर रहे हैं इसलिए। तो फ्लोरीन का 9 था, -1 ऊपर लगा हुआ है तो वो ऐड हो जाता है माइनस वाला, तो 9 + 1 10 हो गया। नियोन में देखिए तो एटॉमिक नंबर 10 ही होता है। सोडियम में देखिए कि प्लस लिखा हुआ है, तो सोडियम का देखिएगा दोस्तों, सोडियम का 11 होता है एटॉमिक नंबर और +1 है तो +1 रहेगा तो एक इलेक्ट्रॉन घट जाएगा, लूज कर दिया एक इलेक्ट्रॉन, तो इसमें भी 10 हो जाएगा। तो सभी में क्या देख रहे हैं, तो 10 10 10 इलेक्ट्रॉन है। मैग्नीशियम का 12 होता है, 2 प्लस है, तो जो प्लस वाला होता है उसको सब्ट्रैक्ट कर देना है, घटा देना है। तो मैग्नीशियम में 12 इलेक्ट्रॉन है, 12 एटॉमिक नंबर है तो 12 इलेक्ट्रॉन हो गया, +2 है तो उसका -2 हो जाएगा, तो यानी 10 हो जाएगा। जो प्लस वाला है उसको घटा देंगे, जो माइनस वाला जैसे एफ में माइनस है तो -1 है तो प्लस जोड़ दिए, तो यानी यानी एफ का था 9, -1 था तो +1 किए तब ना 10 हुआ। तो माइनस रहेगा तो उसको प्लस कर देंगे, प्लस रहता तो माइनस करके देखेंगे। तो ये सभी में देखें कि इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 ही है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 है, इसका मतलब क्या हो गया, सम इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया। नेक्स्ट है दोस्तों उसी तरह का है कि सम न्यूट्रॉनिक क्या होता है। तो जिन स्पेसीज में परमाणु क्रमांक तथा द्रव्यमान संख्या दोनों भिन्न भिन्न होते हैं, इसमें देखिए कि दोनों भिन्न भिन्न है। सम न्यूट्रॉनिक्स क्या होता है, इसमें देखिए दोस्तों कि जिन स्पेसीज में परमाणु क्रमांक तथा द्रव्यमान संख्या दोनों भिन्न भिन्न हो
परंतु न्यूट्रॉन की संख्या समान होगी तो सम न्यूट्रॉनिक्स कहलाएगा। यानी सिंपल वर्ड में अगर न्यूट्रॉन की संख्या अगर समान हो गया तो सम न्यूट्रॉनिक्स कहलाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन में है, हाइड्रोजन में देखिए कि 1s3 लिया है, तो हाइड्रोजन जो 1s3 लिया है तो इसका न्यूट्रॉन निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, तो हम लोग न्यूट्रॉन कैसे बताए थे, कोई भी जैसे कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का 8 और 16 है, तो न्यूट्रॉन क्या होता है, दोनों का घटा दीजिए, 16 में से 8 गया 8 हो गया, ठीक है। तो इसी तरह से अगर 1s3 है तो दोनों घटा दीजिए, तो यहाँ पे हाइड्रोजन में कितने न्यूट्रॉन है, 3 - 1 2 है, ठीक है। न्यूट्रॉन निकालना है तो मास नंबर में से ये जो है मतलब द्रव्यमान संख्या में से एटॉमिक नंबर घटा दीजिए, परमाणु क्रमांक, 3 में से 1 गया 2 हो गया, तो 2 है यहाँ पे न्यूट्रॉन। इसमें हीलियम में देखिएगा तो हीलियम में भी 4 में से 2 चला जाएगा तो 2 ही होगा, तो इसमें भी 2 न्यूट्रॉन है, हीलियम में भी और हाइड्रोजन में भी 2 है, तो न्यूट्रॉन की संख्या क्या है, समान है। तो इसलिए लिखा है एज सम न्यूट्रॉनिक्स, न्यूट्रॉनिक्स का मतलब हो गया आइसोटोन, यानी जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान हो। तो ऐसे स्पीशीज जिसका परमाणु क्रमांक देखिए अलग अलग है, 1 और 2 है दोनों का, जबकि द्रव्यमान संख्या भिन्न है, द्रव्यमान संख्या देखिए 3 और 4 है, तो फिर न्यूट्रॉन का संख्या क्या हो जाएगा, समान हो जाता है, तो इसी को सम न्यूट्रॉनिक्स कहेंगे। तो ये था दोस्तों आज के लिए परमाणु संरचना में, ये पार्ट 1 होगा। इसके बाद जो है अगले नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम लोग जो है परमाणु संरचना जो है ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थोड़ा सा टाइम लगेगा, टाइम लेके, लेकिन सारा कंसेप्ट जो है हम आप लोगों को क्लियर कराते हुए चलेंगे और हर एक बिंदु पे हम लोग डिटेल में बात करेंगे। ऐसा नहीं कि दोस्तों हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ के आगे निकल जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अगर दोस्तों ये सीरीज़ हम स्टार्ट किए आप लोगों को पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद, जय हिंद।